जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना करंट अफेयर सीरीज जो है सो कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनवायरनमेंट सेक्शन में किया था दिसंबर 2022 मंथ का। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर मंथ का जो है एनवायरनमेंट सेक्शन चल रहा है। इसके बाद आपका बचेगा आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक वाला सेक्शन। तो उसको नेक्स्ट 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कल एनवायरनमेंट सेक्शन थोड़ा सा अधूरा रह गया था, कुछ शॉर्ट न्यूज़ थे, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो शॉर्ट न्यूज़ होते हैं बेसिकली आपके फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और मैगजीन्स में कवर होते हैं। ठीक है तो देखते हैं तेजी से क्या क्या न्यूज़ है। तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो है बेसिकली आर्कटिक ओशियन, कुल मिला के 5 ओशियन है जिसके बारे में आपको पता ही है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, इसके अलावा साउथर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। साउथर्न ओशियन बेसिकली अंटार्कटिक वाला जो पोर्शन है उसके आसपास जो ओशियन है। ठीक है, तो उसको बाद में इंक्लूड किया गया था। तो ये आर्कटिक जो ओशियन है एक प्रकार से, उसमें देखा गया कि भाई आर्कटिक ओशियन और जो भी वहाँ आइस सेल्फ है, ठीक है, आइस बॉडी है, तो उसका क्या बेसिकली जो है हेल्थ है, एक प्रकार से एनवायरमेंटल हेल्थ। तो ऐसा देखा गया कि भाई आर्कटिक वार्मिंग जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसी का इफेक्ट है एक प्रकार से कि भाई वहाँ का टेम्परेचर जो है वो जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके दोगुनी रेट से जो है वहाँ का टेम्परेचर, मतलब उससे ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो सी आइस एक्सटेंट है, जैसा कि आप देखते होंगे टाइम टाइम पे आता होगा भाई ये आइसबर्ग जो है मेन आइस बॉडी से अलग हो गया। ठीक है, तो सी आइस जो एक प्रकार से एक्सटेंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है या रिट्रीट कर रहा है, समझ रहे हैं ना, मतलब पिघल रहा है। तो ये एक इशू है बहुत बड़ा। तो एक प्रकार से एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये रिपोर्ट कार्ड रिलीज किसने किया, कोई भी रिपोर्ट आता है तो आपको पता होना चाहिए रिलीज किसने किया। यूनाइटेड स्टेट नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसने रिलीज किया। ठीक है, और ये एनुअली जो है 2006 से एक प्रकार से रिलीज होता है, जो कि एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन देता है आर्कटिक रीजन के बारे में। ठीक है, आर्कटिक रीजन के बारे में। तो आर्कटिक रीजन आपको पता ही, जैसे ये ग्लोब है तो जो नॉर्थ पोल के ये वाला रीजन है ये बेसिकली आपका आर्कटिक रीजन होता है। इसमें कई कंट्री आ जाती हैं, जैसे कि आपको पता होगा आर्कटिक काउंसिल। ठीक, तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्कटिक काउंसिल, तो आर्कटिक काउंसिल जो है इसमें कुल मिला के 8 मेंबर हैं, कुल मिला के 8 मेंबर हैं। इसमें कुल मिला के 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर्स के आपके बेसिकली जो है आपको नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से मेंबर्स हैं। जो भी उस रीजन में जो भी कंट्रीज आती हैं बेसिकली वो उसके मेंबर हैं, जैसे कि कनाडा, यूएसए, इसके अलावा आपका डेनमार्क। ठीक, इसमें बेसिकली आपका ग्रीनलैंड आ जाता है, फेरो आइलैंड आ जाता है, और फिर आपका आइसलैंड, आइसलैंड। इसके अलावा जो भी नॉर्डिक कंट्री हैं जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और एक बच गया अपना रसिया। ठीक, तो ये सभी 8 कंट्री जो हैं ये आर्कटिक काउंसिल के हैं। और ये काउंसिल है, ये एक प्रकार से इंटर गवर्नमेंटल फोरम है आपस में, और किस प्रकार से आपस में कोऑपरेट करें ताकि वहाँ जो भी एनवायरनमेंट, आर्कटिक एनवायरनमेंट, उसको हम लोग कंजर्व कर सकें। ठीक, तो आर्कटिक जो रीजन है एक प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, एक इसका पॉइंट ये भी है कि वहाँ रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कोल रिजर्व्स, समझ रहे हैं ना, कोल रिजर्व्स बिलो द आइस, और आपका ये ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। तो जैसे एक रसिया का एक फोरम है जिसमें क्या कहते हैं कई कंट्री हर साल जो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो वो बेसिकली जो है आर्कटिक रीजन का नहीं, लेकिन हाँ उसी के आसपास रीजन है बेसिकली, जो रसिया के ईस्ट में एक प्रकार से व्लादिवोस्टोक के आसपास का रीजन है, उसमें बिलो द सी, वहाँ पे जो है किस प्रकार से एक्सप्लोरेशन करना है। तो सिमिलरली आर्कटिक रीजन जो है एक प्रकार से अनएक्सप्लोर्ड है, एनवायरनमेंट जो है उसको एक प्रकार से किस प्रकार से कंजर्व भी किया जाए, और इकोनॉमिकली जो है उसका किस प्रकार से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये भी जो है साथ साथ कर सकते हैं। तो ये 8 मेंबर हैं, और इंडिया का क्या है, इंडिया एसोसिएट मेंबर है। तो इंडिया जो है ये आर्कटिक काउंसिल का एक प्रकार से एसोसिएट मेंबर है। ठीक है, तो इंडिया एसोसिएट मेंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि इंडिया मेंबर है आर्कटिक काउंसिल का, तो नहीं, नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का जो है एक प्रकार से मेरे ख्याल से रिसर्च स्टेशन भी है। ठीक है, तो इंडिया का रिसर्च स्टेशन भी है आर्कटिक में। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में इंडिया का कौन सा रिसर्च स्टेशन आर्कटिक में है और कौन सा रिसर्च स्टेशन जो है इंडिया का अंटार्कटिक में है। ठीक है, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आपके भी नॉलेज का बेसिकली चेक हो सके। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि भाई क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग का आर्कटिक एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट, तो इंडिया इन आर्कटिक, मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का रिसर्च प्रोग्राम, इंडिया का रिसर्च स्टेशन भी है, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इंडिया ने अपना आर्कटिक पॉलिसी भी अनवील किया है। इसके अलावा इंडिया ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया ऑब्जर्वर है आर्कटिक काउंसिल में।
8 मेंबर हैं जिसका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर आपको पता ही है कि भाई एक प्रकार से हम लोग को जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट 70% एक प्रकार से अर्थ पे जो है वो पानी है इन द फॉर्म ऑफ ओशियन। इसका भी बेसिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर में जो मोटा मोटी देखा जाए तो आपका आइस कैप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से वो जो है आइस कैप्स ग्लेशियर्स हो जाते हैं। तो आपको एक सीक्वेंस मेरे ख्याल से पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, तो ये सीक्वेंस है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा ग्लेशियर और आइस कैप है, उसके बाद ग्राउंड वाटर है, उसके बाद रिवर्स हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं रिवर्स को ग्राउंड वाटर से पहले रख देते हैं, तो ये भूल कर देते हैं। तो ये सीक्वेंस मेरे ख्याल से पूछा भी जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, किसी ऑप्शन में। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट तो ग्राउंड वाटर रिपोर्ट आया, तो ग्राउंड वाटर के बारे में एक फैक्ट ये है कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा, मतलब इसमें इंडिया फर्स्ट है कि ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक। तो देखा जाए तो ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर रिसोर्स है, और फ्रेश वाटर जो है एक प्रकार से अगर हम लोग डिप्लीट कर दिए, उसको पॉल्यूट कर दिए, तो फिर बहुत बड़ी समस्या इंडिया के लिए हो जाएगी। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या है ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेके। ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेके शहरी लोग समझ सकते हैं कि भाई शहर में जो है आप देख सकते हैं कि बाहर निकलिए तो सड़कें हैं, ठीक है, अंदर जाइए तो कंक्रीट है। तो एक प्रकार से क्या कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ अर्थ हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, जहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ कंक्रीट कंक्रीट है, मतलब रिचार्ज कम हो जा रहा है। मान लीजिए वहीं पे अगर लैंड हो तो बारिश होगी तो पानी एब्जॉर्ब करेगा, और पानी जैसे मान लीजिए लैंड है, बारिश हुई, पानी एब्जॉर्ब किया, और जो भी ग्राउंड वाटर एक्विफायर होंगे जहाँ भी पानी होगा एक प्रकार से कंजर्व होता है ग्राउंड वाटर, वहाँ जाके ये पानी एक प्रकार से स्टोर हो जाएगा फिल्टर होके, ठीक। तो ये प्रोसेस है, अपने को पानी चाहिए, फिर हम लोग इसे पानी निकालेंगे पंप के थ्रू, मोटर्स के थ्रू, और फिर उसको यूज करेंगे। ये एक प्रोसेस था। अब हर जगह कॉन्क्रीटाइजेशन होगा तो ये बेसिकली नालों के थ्रू जो है कहीं ना कहीं और दूर जाके बेसिकली किसी लेक में या किसी ड्रेनेज में जाके ये पानी चला जाएगा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो यहाँ का ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा, उसको एक लंबा समय लगेगा रिचार्ज होने में। मान लीजिए कहीं आसपास पॉन्ड में जा रहा है तो यहाँ से यहाँ पे रिचार्ज होने में उसको लंबा समय लगेगा। तो आपस में जो बेसिकली ग्राउंड वाटर जो होते हैं, बाकी जो भी एक्विफायर्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे रेन के थ्रू जो भी पानी होता था सीधा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता था। तो एक बहुत बड़ा ये इशू है। तो ग्राउंड वाटर जो है इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, और खासकर जैसे पंजाब हरियाणा वाले रीजन में जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़ा समृद्ध किसान है, और इरिगेशन फैसिलिटी के लिए सीधा वो काफ़ी ज़्यादा पानी यूज करते हैं, और चावल वगैरह की खेती में, गन्ने की खेती में, शुगरकेन की खेती में काफ़ी ज़्यादा पानी कंजम्पशन होता है, और ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये सभी एक प्रकार से इश्यूज हैं ग्राउंड वाटर को लेके। और ग्राउंड वाटर देखा जाए तो जो फ्रेश वाटर सोर्स है, तो लिक्विड की बात कर रहा है कि लिक्विड फ्रेश वाटर सोर्स का मोटा मोटी पोर्शन जो है वो ग्राउंड वाटर है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, तो ये सॉलिड एक प्रकार से हो गए वाटर, ठीक है। तो ये लिक्विड वाटर का एक मोटा मोटी सोर्स है जो हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे, और समस्याएं अपने पास हैं, वाटर टेबल जो है डिप्लीट हो रहे हैं, और वाटर का सेलिनाइटेशन हो रहा है एक प्रकार से, समझ रहे हैं ना। ये एक बहुत बड़ा इशूज है। पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर्स ये हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे वाटर की क्वालिटी जो है वो भी साथ साथ डिग्रेड हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रहने चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये जो है इसलिए न्यूज में आया था कि बेसिकली एक रिपोर्ट रिलीज हुआ था ग्राउंड वाटर को लेके, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड नेशन वाटर, यूनेस्को, IGRAC, ठीक। और IGRAC है क्या? ये यूनेस्को का सेंटर है जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, ठीक। और ये बेसिकली डाटा IGRAC जो है ये डाटा देता ही है कि किस प्रकार से ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना है, ठीक है। तो एसेस मतलब एक प्रकार से असेसमेंट करता है और कंजर्व करने काम करता है, ठीक। नेक्स्ट, राइट टू रिपेयर पोर्टल। अब इसे राइट टू रिपेयर ये वर्ड बार बार आता रहता है। आपको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपके पास HP का लैपटॉप है, ठीक है, आपका लैपटॉप खराब हो गया, तो मार्केट में ढेर सारी एक प्रकार से शॉप्स होते हैं, एजेंसीज होते हैं वैसे तो, और नहीं तो आपको बेसिकली ज़्यादातर लोगों को क्या करना पड़ता है कि भाई आपको HP को कांटेक्ट करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको HP कांटेक्ट करना पड़ता है, वो जो चार्ज आपसे लेते हैं बहुत मोटा मोटी चार्ज लेते हैं। मैं सिर्फ HP का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी भी एक अच्छी कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और आपका सामान खराब होता है, तो आप उसकी ऑफिशियल एजेंसी जो कंपनी है उसको आप अप्रोच करते हैं, वो ठीक ठाक बेसिकली चार्ज भी लेते हैं, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है
जैसे कि मैंने देखा है बेसिकली, आप भी आसपास देखेंगे, बेसिक 2-3 साल आपने फ़ोन यूज किया, कोई भी फ़ोन, तो उसका क्या होता है कि फिर आपको फ़ोन चेंज करना पड़ता है, उसकी बैटरी, ज़्यादातर बैटरी ख़राब होती है। पहला तो ये होता है बैटरी, दूसरा स्टोरेज रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ठीक है? हैंग वगैरह करना शुरू कर देता है, तो आपको जो है फ़ोन चेंज करना पड़ता है। तो उसके इश्यूज क्या हैं, आप इस तरीके से समझिए। आपका पैसा तो एक प्रकार से खपत हो ही रहा है, दूसरा इश्यू है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो इन सभी इश्यूज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक कंपनीज के लिए ये राइट टू रिपेयर लाया है पोर्टल। इसमें बेसिकली ये है कि भाई कंज्यूमर, हमारे और आपका अधिकार है कि अपने को ये पता होना चाहिए, अपने पास एक मैनुअल बुक होना चाहिए कि भाई कोई भी चीज़ खराब होती है फ़ोन में, तो एक कोई थर्ड पार्टी के थ्रू भी जो है उसको भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई ये किस तरीके से सही करना है, और ताकि हम उसको भी अप्रोच कर सकें। ज़रूरी नहीं है तो अपने को बार-बार जो है ऑफ़िशियल एजेंसी को ही अप्रोच करना पड़े। अपने को पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, टूल्स अप्रूव होना चाहिए। मान लीजिए बैटरी खराब होती है आपके फ़ोन की या लैपटॉप की, काफ़ी लैपटॉप्स लोग इसलिए चेंज कर देते हैं कि उनकी बैटरी खराब हो जाती है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई नई बैटरी मिल जाए, या कुछ की स्क्रीन खराब हो जाती है तो भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कि कम सस्ते दामों पे जो है स्क्रीन उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि पूरा का पूरा आपको 40,000 का 50,000 का फिर से लैपटॉप नहीं खरीदना पड़े। कुछ उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट का या कुछ उसमें रैम अपडेट का कुछ इस तरीके से ऑप्शन होना चाहिए। तो ये एक फ्लेक्सिबल लाने के लिए और कंज्यूमर्स के हित के लिए बेसिकली ये राइट टू रिपेयर पोर्टल लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो इस तरीके से मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, कोई भी इस तरह की स्कीम या पोर्टल लॉन्च होता है तो राइट टू रिपेयर। और नेशनल कंज्यूमर डे जो कि यहाँ पे आ गया है, तो आपको याद होना चाहिए। और खासकर पीसीएस में तो मैचिंग पूछ देता है, ये इस तरह के जो भी डे होते हैं, कंज्यूमर डे, पॉपुलेशन डे, डायबिटीज डे, ठीक है, एनवायरनमेंट डे, ओजोन डे, ठीक है। तो इन सभी को जो है आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर फर्म्स टू सेल्फ रिपोर्ट एनवायरमेंटल, ठीक। अब ये बेसिकली जो है ये ड्राफ्ट है। तो ये ड्राफ्ट जो है ये क्या कहता है, ये देखिए कि ड्राफ्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय जीएसएसबी, जीआरआई। तो जीएसएसबी एक प्रकार से जीआरआई है, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव बायोडाइवर्सिटी स्टैंडर्ड, ये एक बॉडी है, ठीक, जो कि कोई भी बिजनेस, ढेर सारी कंपनियां हैं, सभी अपना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उन बिजनेस को हेल्प करती हैं कि भाई वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि कोई भी उनका जो एक प्रकार से काम है वो बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट ना करे, निगेटिव इम्पैक्ट ना करे, उसके लिए ये बॉडी जो है वो हेल्प करती है। बाकी इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ज़्यादा इसमें अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा इसमें फालतू पॉइंट्स मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो आईईए इसने रिलीज किया। आईईए बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। बेसिकली 1974 में कोई भी इंपॉर्टेंट एजेंसी होती है, कब एस्टेब्लिश होते हैं आपको पता होना चाहिए, 1974 में एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो काम है वो एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस ना हो, एनर्जी सिक्योरिटी देखना, ये इसका काम है। कुल मिला के 30 इसमें मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इंडिया नॉट मेंबर, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। और 2017 में इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना था। इतना कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक। और जितने भी ओईसीडी मेंबर हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं। और आईईए जो है इंडिया के लिए इंडिया एनर्जी रिपो आउटलुक, इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक भी रिलीज करती है, और इंडिया एनर्जी आउटलुक की बेसिकली भी क्या स्थिति है उसको लेके इंडिया एनर्जी आउटलुक ये जारी किया था। इसके अलावा एक और रिपोर्ट जारी किया था, नेट जीरो बाय 2050, नेट जीरो बाय 2050, मतलब 2050 तक अपने को किसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है जीरो तक ले जाना है, ठीक है। ताकि अपना जो टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट वाला, 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21, कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, ठीक। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए भाई कि रिन्यूएबल एनर्जी का बेसिकली क्या मतलब है। इसके अलावा चूंकि मैंने कल भी एक पॉइंट बताया था कि भाई 2022 में इंडिया का टारगेट था कि भाई 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट था, और 2030 में इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया प्रोड्यूस कर सके। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो मोटा मोटी पोर्शन है प्रोड्यूस करने को, तो सोलर पावर है ही, ठीक है, सोलर पावर है ही, इसको तो आपको आइडिया है ही, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा वही है। इसके अलावा आपका क्या आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में, इसके अलावा आपका विंड एनर्जी आ जाता है, ठीक है, विंड एनर्जी। इसके अलावा आपका बायो गैस एनर्जी, ठीक है, एक प्रकार से बायो पावर। और नेक्स्ट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, स्मॉल हाइड्रो पावर, ठीक है, तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स आ जाते हैं। तो इससे कितनी से कितनी ज़्यादा एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सभी मोटा मोटी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक।
अब आइए नेक्स्ट। तो कुल मिला के 2022 से 27 तक एक प्रकार से वर्ल्ड का डाटा है कि भाई इतना 2400 गीगावाट, ये वर्ल्ड का डाटा है कि इतनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। और इंडिया ने खैर 2030 तक अपना टारगेट 500 गीगावाट लिया हुआ है। सिंधुजा, सिंधुजा क्या, दो वर्ड को एक प्रकार से संधि कर दिया गया है इसका, हिंदी में संधि होती है ना, सिंधु ऊर्जा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो किस प्रकार से ओशियन से एनर्जी एक प्रकार से जनरेट किया जाए, तो आईआईटी मद्रास वाले जो है ये बेसिकली एक ऐसा कुछ बनाए हैं, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। तो वेव्स बेसिकली जो है इस प्रकार से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो उससे किस प्रकार से उसके काइनेटिक एनर्जी से हम लोग ये क्या कहते हैं एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ओशियन से 3 प्रकार की एनर्जी निकाली जा सकती है। एक ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसमें जैसे ऊपरी सतही वाटर जो होता है वो गर्म होता है और उससे नीचे ज़्यादा जाइए सतह तक, मतलब सी सरफेस तक जाइए तो पानी जो है बेसिकली ठंडा होता है। तो उसके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस से ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट आपका जो करंट है, ठीक है, करंट के थ्रू एनर्जी, तो उसको वेव एनर्जी कह लीजिए। और नेक्स्ट टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी बेसिकली सन और मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये 3 तरह से एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तो इन्होंने बेसिकली एक फ्लोटिंग बॉय, इस फ्लोटिंग बॉय कुछ नहीं होता, जैसे आप समुद्र में देखते होंगे, इसे रस्सियों से जो है बेसिकली एक सिलेंड्रिकल सतही एक प्रकार से बॉडी होती है जो तैरती है, ठीक है। तो कुछ उस तरह का इलेक्ट्रिक मॉड्यूल इन्होंने कुछ बनाया है। ज़्यादा डिटेल में जाना है आपको, बस सिंधुजा, जैसे मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए, सिंधुजा ओशियन वेव से एनर्जी जनरेट करने के लिए आईआईटी मद्रास से बनाया है। इतना बहुत काफ़ी होगा आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी 500 गीगावाट तो मैंने बताया 2030 तक टारगेट है इंडिया का, ठीक। और ये मैंने आपको बताया कि टाइड से, वेव से, ओशियन थर्मल एनर्जी से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्पॉन्ज ब्लीचिंग। अब ये स्पॉन्ज ब्लीचिंग क्या है, ठीक है, स्पॉन्ज ब्लीचिंग क्या है, ये आपको क्या लगता है। जैसे कि एक स्पॉन्ज हम लोग बेसिकली, जैसे गद्दे होते हैं उसको भी काफ़ी लोग स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है, जो गद्दे होते हैं इस पर हम लोग सोते हैं। तो समझ लीजिए कि जैसे ऐसा है कुछ, एक सी एनिमल होता है, समुद्री जीव होता है, सी एनिमल, ठीक है, समुद्री जीव, जो बेसिकली जो होता है स्पॉन्ज, मतलब उसमें ढेर सारे पोर्स होते हैं, पोर्स, ठीक है, मतलब ढेर सारे छेद होते हैं बेसिकली। और ये जो है इसमें जितने भी कोरल रीफ्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्पॉन्ज है ये ब्लीचिंग इवेंट, वैसे आप कोरल ब्लीचिंग सुनते होंगे कि भाई टेम्परेचर समुद्र का बढ़ जाता है तो जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स बेसिकली पॉलिप्स होते हैं। तो एक प्रकार से जो भी सी में पुराने एनिमल्स के जो भी जीवाश्म होते हैं उस पे बेसिकली जो है एक प्रकार से क्या कहते हैं वो होता है कोरल्स, पॉलिप्स, ठीक है। तो उसको एक प्रकार से उसी फैमिली से आप कह सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये स्पॉन्ज ब्लीचिंग है। तो स्पॉन्ज ब्लीचिंग एनिमल हो गया और एक प्रकार से, और फाइलम, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा इस मेंबर का हो गया, क्योंकि कोई भी स्पीसीज को आप बता सकते हैं कि भाई किस फैमिली से आता है, सबका एक साइंटिफिक नेम है। तो फाइलम पोरीफेरा इस मेंबर की एक प्रकार से ये है। और ये मल्टी सेलुलर, तो यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर। मैं इसको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि यूपीएससी में इस तरह के मुश्किल सवाल जो हैं वो साइंस वाले टॉपिक से पूछ सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें ढेर सारे पोर्स होते हैं, ये आपको मैंने बताया। और उस पोर्स के थ्रू जो है पानी आता जाता रहता है। तो एक प्रकार से ये ट्रेवल नहीं करते हैं, पानी के थ्रू ही जो है बेसिकली ये पानी फिल्टर भी करते हैं। तो इनका एक बड़ा काम है कि पानी को फिल्टर करने का भी काम करते हैं, तो फिल्टर वाटर, ठीक है। और जो भी कार्बन सतह सतह पे, जो सी सरफेस पे जो भी कार्बन होता है उसको ग्राउंड तक ले जाते हैं। फिर वो फूड सोर्स होता है, काफ़ी सी एनिमल्स का फूड सोर्स होता है, ठीक। तो हुआ क्या कि भाई जैसे कोरल ब्लीचिंग होता है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी ब्लीचिंग हो जाती है। तो एक प्रकार से ये भी जो है इनके ऊपर भी थ्रेट है कि भाई जो एक प्रकार से सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से या सी टेम्परेचर बढ़ने से इनके ऊपर भी जो है बेसिकली स्पॉन्ज ब्लीचिंग हुई है, ठीक है। तो जैसा कि इनका फीचर्स दिया है कि भाई पानी की क्वालिटी जो है फिल्टर करते रहते हैं। और इसमें फूड पार्टिकल्स, चूंकि ये स्पॉन्ज इसमें पोर्स होते हैं तो फूड पार्टिकल स्टोर करते हैं, जो कि बाकी एनिमल्स के लिए, सी एनिमल्स के लिए वो खाने का एक सोर्स होता है। इसके अलावा मूव कार्बन फ्रॉम वाटर कॉलम टू सी, मैंने बता ही दिया। और ये हैबिटाट, छोटे छोटे जो भी सी एनिमल्स हैं, क्रैब्स, श्रिम्प, स्टारफिश, इसमें अपना एक प्रकार से हैबिटाट भी बनाते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्ज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, डेंस येट पोरस स्केल्टन हैबिटाट रीफ अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी कोरल रीफ हैं वहाँ बेसिकली ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से टेम्परेचर की वजह से स्पॉन्ज ब्लीचिंग इवेंट हुआ है, जो कि एक प्रकार से थ्रेट है, ठीक, एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट रेन बेबलर। अब रेन बेबलर जो है ये स्मॉल एशियन बर्ड है, स्मॉल एशियन बर्ड, ठीक है। तो साउथर्न एशिया जो पोर्शन है, इंडिया भी साउथर्न एशिया में ही आ जाता है। तो कुल मिला के ऐसे 20 स्पीसीज हैं स्मॉल एशियन बर्ड के, जो कि बेबलर फैमिली के हैं, रेन बेबलर। और ये ग्रे बेलिड रेन बेबलर पाए जाते हैं, लॉन्ग टेल्ड रेन बेबलर भी पाए जाते हैं।
और ये जो है एक प्रकार से व्हाइट बेली है, ठीक है। तो व्हाइट बेली है, तो आपको बस जैसे रेन बेबलर आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई चाहिए कि भाई ये बर्ड है, साउथ एशिया में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया एक नया, ठीक है, एक नया रेन बेबलर, और जिसका नाम जो है वो लीसू कम्युनिटी, जो कि मेरे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश में ही होगी, ट्राइबल कम्युनिटी होगी, उसके नाम पे लीसू रेन बेबलर इस बच्ची का नाम रखा गया है। ऐसे ऑलरेडी 20 स्पीसीज हैं, तो आपको रेन बेबलर जब भी आए तो ध्यान में रहिए, पक्षी है, छोटा सा पक्षी, बहुत 10-15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है, तो छोटा सा पक्षी है। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट नोन डीएनए। तो एक डीएनए जो है बेसिकली हो सकता है किसी प्लांट स्पीसीज का, किसी एनिमल स्पीसीज का, ग्रीनलैंड, जो कि बेसिकली आपके अभी मैंने बताया आर्कटिक रीजन में ग्रीनलैंड है, तो डेनमार्क के अंतर्गत बेसिकली आ जाता है। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक। तो डीएनए जो है 2 मिलियन मतलब लगभग 20 लाख साल जो है पुराना है ये डीएनए। और ये डीएनए जो है इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो ऐसा पाया गया कि जो आर्कटिक रीजन है, आज के समय आर्कटिक रीजन सी है, मतलब ओशियन है, और या तो बर्फ से ढका हुआ है, मतलब एक प्रकार से ग्लेशियर्स, आइस कैप्स है, ठीक है, मतलब बर्फ है, ठीक है। लेकिन उतने साल पहले जो रिसर्च एक प्रकार से देखा गया तो पाया गया कि भाई जो आर्कटिक रीजन था वो कभी हरा भरा था, ठीक है, वो ग्रीनर था, वहाँ पे फॉरेस्ट थे, लस फॉरेस्ट थे, मतलब फॉरेस्ट से भरे हुए थे, और आज जो है एक प्रकार से वो हो गया। तो जो अर्थ है आपको पता ही है, नीचे प्लेट्स का मूवमेंट होता है, और साथ साथ एक प्रकार से जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से, टकराने से जो है ये चेंज होते रहते हैं। जरूरी नहीं है जो इंडिया का पोर्शन अभी, जैसे आगे इंडिया को आप डिफाइन करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, या आप नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन डिवाइड करते हैं, और वेस्ट से ईस्ट आप डिवाइड करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इंडिया जो है 10 लाख साल भी यही इंडिया का पोजीशन हो, ठीक है। तो इस जो धरती है बेसिकली सब कुछ जो है वो चेंज होते रहती है, हम लोग नहीं रहेंगे, सब कुछ चेंज रहेंगे, अर्थ का भी लाइफ है, हो सकता है एक समय आएगा जब अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो सब कुछ जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने के लिए ही है। अर्थ, सन, स्टार, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सबकी लाइफ है। जैसे हमारी लाइफ कह सकते हैं मैक्सिमम 100 साल है, वैसे ही इनकी भी लाइफ है, करोड़ों साल में है, लेकिन हाँ है। नेक्स्ट, बॉम्ब साइक्लोन। तो बॉम्ब साइक्लोन जो है ये एक प्रकार से इवेंट है साइक्लोन का, ये आपका बॉम्ब साइक्लोन, रीजन भी यहाँ दिया हुआ है, रीजन ये बेसिकली आपका होता है बॉम्ब साइक्लोन यूएस कनाडा, जो मिड लैटिट्यूड होता है ना, मिड लैटिट्यूड, ठीक है, तो वहाँ पे ये होता है इवेंट। तो यूएस, कनाडा और यूरोप में भी जो मिड लैटिट्यूड है वहाँ पे बॉम्ब साइक्लोन्स होते हैं। तो साइक्लोन ही एक प्रकार से होता है, और इसमें स्नोफॉल होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं चलती हैं, थंडर स्टॉर्म, बिजली बिजली होती है, ठीक है। और ये जो है आपका विंटर मंथ में होता है, आपको पता होना चाहिए। और मिड लैटिट्यूड जैसे कि ये है इक्वेटर, तो इसमें मिड लैटिट्यूड वाला जो पोर्शन हो गया यूएस, कनाडा, यूरोप में, ये बेसिकली ये बॉम्ब साइक्लोन्स ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में देखा जाता है, ईस्टर्न कोस्टल पार्ट में देखा जाता है, ठीक। तो ये आपको बस पता होना चाहिए बॉम्ब साइक्लोन होता क्या है, ठीक। तो ये जब लो प्रेशर सिस्टम एक्सपीरियंस रैपिड एंड ड्रास्टिक ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बिल्कुल से अगर गिरावट आ जाए तो उसकी वजह से ये ऐसा होता है। नेक्स्ट, साइक्लोन मेंडस। तो साइक्लोन मेंडस भी है, कई जगह ये एस की जगह पे जी भी लिखा हुआ है, तो साइक्लोन मेन डॉग ऐसे भी कई जगह लिखा हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो तमिलनाडु के एरिया में एक प्रकार से ये साइक्लोन आया था। तो आपको पता ही है कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब नॉर्थ ईस्ट मानसून एक प्रकार से रिट्रीट करती है, ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पे ठंड के जब यहाँ पे जब ठंड का समय होता है एक प्रकार से, उस समय ये तमिलनाडु, आंध्र रीजन में तेज बारिश होती है, साइक्लोन्स आते हैं, ये लगभग हर साल की कहानी है, इक्का दुक्का आता ही है, ठीक है। तो सभी साइक्लोन्स आपको पता है क्यों, जैसे कोई भी साइक्लोन है तो साल भर में कौन कौन से साइक्लोन आए, उनका नाम किसने रखा, और किस रीजन में आए, कौन से एरिया इफेक्ट हुए, ये सभी आपको पता होने चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे ये मेंडस है, तो मेंडस जो है आपका तमिलनाडु रीजन में दे ही दिया, तो एक प्रकार से बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल रीजन जो है इससे अफेक्टेड था, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और नेमिंग, तो नेमिंग जो है इसका किसने किया, ये भी एक बार देख लीजिए कि साइक्लोन मेंडस इसकी नेमिंग किसने की है, ठीक, इसकी नेमिंग किसने की है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएई, ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसने की है। इसके अलावा 2022 में सिर्फ हम लोग देखें तो 2022 में जैसे अक्टूबर 22 में सितरंग आया था, अक्टूबर 22 में मतलब मेंडस से पहले, ठीक है, तो सितरंग जो है ये बे ऑफ बंगाल रीजन को इफेक्ट किया था, बंगाल की खाड़ी को, और इसका नेम जो है वो थाईलैंड ने दिया था, इसका नेम थाईलैंड ने दिया था, आइडेंटिफाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया था, इसका नाम जो है वो थाईलैंड ने दिया था। अगला है आसानी, ठीक, तो आसानी जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल रीजन, बंगाल की खाड़ी में
आया था, उसको इफेक्ट किया था। और इसका नामकरण जो है ये श्रीलंका ने किया था। किसने किया था? श्रीलंका। ठीक, उससे पहले मैं कुछ नाम बोल सकता हूँ, जैसे कि जावाड। जावाड आपका दिसंबर 21 में आया था। लास्ट के 1-2 साल का आप देख सकते हैं, क्योंकि पूछ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जावाड आपका बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक है, जावाड मतलब ज्यादातर जो है आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल रीजन के ही हैं। इसके अलावा एक गुलाब आया था। ठीक है, तो गुलाब जो है ये आपका अरबियन सी मतलब वेस्ट कोस्ट पे आया था। ठीक है, गुलाब। नेक्स्ट आपका यास। तो यास और ताउते बहुत फेमस हुए थे, दोनों लगभग एक ही साथ आए थे। एक ईस्ट में आया था, मतलब एक ईस्टर्न कोस्ट पे, एक वेस्टर्न कोस्ट पे। जो ताउते है, ताउते आपका अरेबियन सी मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे आया था, ये 2021 में आया था मेरे ख्याल से। और यास आपका बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था। ठीक है, तो ये सभी एक लिस्ट बना लीजिएगा कि लास्ट के 2 साल में जो भी साइक्लोन आए कौन से रीजन में आए। और एक प्रकार से फेवरेबल कंडीशन, जब साइक्लोन आता है कैसा कंडीशन होता है उससे पहले? लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। कॉर्लिस फोर्स आपको पता ही है कि भाई इक्वेटर के अर्थ के मूवमेंट से बेसिकली जो है कॉर्लिस फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है वर्टिकल विंड स्पीड में। अब प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, तो वीक लो प्रेशर वहाँ पे रहेगा। ठीक है, और अपर डाइवर्जेंस एवर सी लेवल से, तो ये सभी फेवरेबल कंडीशन होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। और लास्ट है कालसा बंदोरी प्रोजेक्ट। तो एक रिवर आप लोग, बहुत फेमस रिवर है महादाई, जिसको मांडोवी भी कहते हैं, आपके गोवा में बहती है। ठीक है, तो उसकी ट्राइब्यूटरी, इस रिवर की ट्राइब्यूटरी है कलश और बंदूरी। ठीक है, तो मांडोवी की ट्राइब्यूटरी है, मतलब मांडोवी से मिलती है कलश और बंदूरी। इन 2 रिवर का पानी जो है वो मालप्रभा रिवर, तो मालप्रभा रिवर जो है मेरे ख्याल से कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है। तो इसका पानी मालप्रभा रिवर में ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे केन का वाटर बेतवा में ट्रांसफर किया जा रहा है, सिमिलरली कालसा बंदूरी का मालप्रभा रिवर में पानी ट्रांसफर किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? कर्नाटक का कुछ रीजन है जो कि ड्रॉट इफेक्टेड है, सूखा है, तो वहाँ केनाल के थ्रू बेसिकली पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, ताकि ड्रॉट इफेक्टेड एरिया को एक प्रकार से इरिगेशन हो, वहाँ के लोगों का एग्रीकल्चर जो है वो सुधरे और फायदा हो। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने शॉर्ट टॉपिक डिस्कस किया, बेसिकली जो भी शॉर्ट टॉपिक्स थे आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन से जो कल रह गए थे। तो ये सीरीज अगर आप देखेंगे तो 3 महीना सितंबर अक्टूबर नवंबर हो गया, और दिसंबर भी 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे एग्जाम में अब यूपीएससी की बात की जाए तो लगभग 2 महीने बचे हैं, और पीसीएस की बात की जाए तो 2 महीने से भी कम समय बचे हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि जिन्होंने भी करंट अफेयर शुरुआत से ही फॉलो कर रखा है, जिन्होंने भी नोट्स बना रखे हैं, अपने नोट्स पे मल्टीपल रिवीजन कीजिए। देखिए मल्टीपल रिवीजन टेक्निक है, लास्ट मोमेंट पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कोचिंग्स हैं वो अपने अपने नोट्स लॉन्च करती हैं कि अच्छा ये 100 पेज पर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये 200 पेज सिलेक्शन नहीं। अपने अपने रिसोर्सेज पे स्टिक रखिए, कॉन्फिडेंस रहिए। कोई भी एक रिसोर्सेज किसी भी अच्छी कोचिंग का, आप मैगजीन जो है वो उससे नोट्स बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। जिन्होंने कवर नहीं किया कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। सबका एक कंपाइलेशन आता है, जैसे विजन का पीटी 365 आता है, तो उसको जो है आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंपाइलेशन देते हैं ये लोग, तो उसको आप कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, उसमें उसमें से भी चांसेस रहते हैं, अलग अलग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाया जाता है। उसमें जो भी फैक्ट्स होंगे वो कवर कर लेंगे, वो आसान है करना मेरे ख्याल से। आप डेली बेसिस पे 2-3 घंटे भी देंगे तो 15 दिन में निपट जाएगा। और उसमें से भी हो सके, अगर हो सके तो या तो जैसे कि उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि बार बार स्क्रीन पे देखना और पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और प्रिंट आउट निकाल के उस पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन है, मैं नहीं चाहता, बेसिकली नोट्स बनाने वाला मैं बोल रहा हूँ, उसको आप रहने दीजिएगा। मेरा ये रहेगा कि 50-60-70 पेज का एक एक सब्जेक्ट का वो निकालते हैं, तो सबका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसमें आपको पैसे बचाने की आवश्यकता नहीं है। और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। और मल्टीपल रिवीजन मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अब लास्ट का समय है। अभी फिलहाल आप थोड़ा बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन हाँ, जब लास्ट के 1 महीने बचेंगे तो चीज़ें ओवरलैप होंगी। ठीक है, इस सोर्स से पढ़ेंगे, उस सोर्स से पढ़ेंगे। करंट अफेयर के लिए ही 4 सोर्सेज हैं, मेरे वीडियो हैं, 100 लोगों के और वीडियो हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये करंट अफेयर का हिसाब किताब हो गया। स्टैटिक पोर्शन में भी जैसे आपने जो भी पढ़ रखा है, ठीक है, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे लक्ष्मीकांत हो गया आपका, क्या कहते हैं, राजीव वहीर हो गया, तो उसका अपने नोट्स नहीं बनाया। जैसे स्पेक्ट्रम में लास्ट की जो भी समरी होती है वो पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत में जो भी टेबल्स होते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि भाई फंडामेंटल राइट से सवाल आने ही आने हैं, ये फिक्स है। फंडामेंटल ड्यूटी से सवाल आने ही आने हैं, प्रियम्बल से सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सवाल आ ही सकते हैं।
इसके अलावा आपका जैसे पंचायत वगैरह से सवाल आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से सवाल आ सकते हैं, इमरजेंसी से भी सवाल आने के चांसेज होते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं होते हैं। आपको बेसिकली क्या करना होता है कि इन सभी टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको एक हो सके तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत बार-बार पलटना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक जिसे बनाना हो, ठीक है? जैसे पंचायत पे ही बनाना हो, तो क्या करेंगे भई कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में जो है पंचायत का गठन हुआ था, ठीक है? सबसे पहले पंचायत कहाँ गठित हुआ था और क्या कहते हैं, एक प्रकार से पंचायत के गठन में कौन-कौन सी कमिटी बैठी थी। तो एक आधे पेज में जैसे पंचायत का ही टॉपिक अगर लक्ष्मीकांत खोलेंगे तो हो सकता है 10 पेज में हो, तो आप आधे पेज में बना लीजिएगा, ठीक है? आधे पेज में फाइनेंस कमीशन का बना लीजिएगा, आधे पेज में यूपीएससी का बना लीजिएगा। यूपीएससी कमीशन, एसपीएससी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है? सिमिलरली 1-2 पेज में आप नोट्स बना लीजिएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का बना लीजिएगा, ठीक? सिमिलरली 1 पेज में बना लीजिएगा आप प्रेसिडेंट का और गवर्नर का। प्रेसिडेंट और गवर्नर चूँकि सिमिलर बॉडीज़ हैं, जैसे कि सेंट्रल स्तर पे प्रेसिडेंट होता है और राज्य के स्तर पे गवर्नर्स होते हैं। तो आपको जो है था स्मार्ट करना पड़ेगा काम, नहीं तो अभी लास्ट मोमेंट पे ऐसे किसी से पूछेंगे, बोलेगा ये सोर्सेज कर लो, वो सोर्सेज कर लो। और रिवीजन बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिवीजन ज़रूर करिएगा। भले ही आप पढ़ाई थोड़ा-सा कम करें, मल्टीपल रिवीजन करिएगा। और जो कि अभी कम समय बचे हैं, लगभग 2 महीने बचे हैं, फिर भी आप कम से कम अगर अभी तक टेस्ट बिल्कुल नहीं दिया है, फिर भी 15-20 टेस्ट, 15 टेस्ट दे दीजिएगा। ताकि उसको बेसिकली जैसे यूपीएससी में क्या है कि तुक्का मारने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आपके आंसर निकलते हैं। पीसीएस में फिर भी मैं थोड़ा-सा इस मामले में मानता हूँ कि इसमें तुक्का इसलिए नहीं मारने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वन लाइनर जो होते हैं, फैक्ट होते हैं, या तो आपको फैक्ट पता है या नहीं पता है। तो इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट तरीके से जो है, जब आप कुछ पेपर्स के प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आपको जो है एग्ज़ाम में घबराहट नहीं होगी, ठीक है? तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।